परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब के इस चैनल द्वारा तुलसी भवन में आयोजित कार्यक्रमों को प्रकाशित करने का विचार तुलसी भवन के युवा ऊर्जावान राष्ट्रीय मूल्यों के प्रबल पक्षधर आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी की कल्पना पटल पर आया था। इसी की कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है विगत 16 अक्टूबर दिन शनिवार को आदरणीय माधवी उपाध्याय जी के काव्य संग्रह अनुपल गाता गीत पपीहा के लोकार्पण समारोह का 2 भागों में प्रकाशित होने वाले कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। इस भाग में मुख्यतः रचनाकार माधवी द्वारा आभार प्रदर्शन और अध्यक्षता कर रहे उनके पिताश्री वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरेराम त्रिपाठी चेतन जी द्वारा उनके वक्तव्य का संकलित अंश आप सुनेंगे। तो आइए तस्वीरों के माध्यम से उनके प्रस्तुतिकरण तक की यात्रा पर निकलते हैं। तुलसी भवन में आदरणीय माधवी उपाध्याय जी के पुस्तक अनुपल गाता गीत पपीहा का लोकार्पण हुआ। आप लोकार्पण करते हुए महानुभावों को देख रहे हैं। आप विभिन्न अखबारों में प्रकाशित इस समाचार के संग का क्लिप देख रहे हैं। ये उदित वाणी में प्रकाशित समाचार का क्लिप है। माधवी के काव्य संकलन का विमोचन। कविता अभ्यास से नहीं लिखी जाती, रघुवर दास ने कहा था, और आप उनका वक्तव्य भाग 1 में सुन चुके होंगे। यह हिंदुस्तान में प्रकाशित समाचार की क्लिप है। माधवी उपाध्याय के काव्य संकलन का लोकार्पण चमकता आईना में प्रकाशित समाचार की क्लिप आप देख रहे हैं। माधवी उपाध्याय के प्रथम काव्य संकलन अनुपल गाता गीत पपीहा का लोकार्पण समारोह आयोजित दी ग्राम टुडे नामक पेपर का क्लिप आप देख रहे हैं। आप मंचासीन महाभावों को देख रहे हैं, जिसमें बाएं से विशिष्ट अतिथि संस्था के न्यासी आदरणीय अरुण कुमार तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि संस्थान के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मुनका, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरिराम त्रिपाठी चेतन जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, तुलसी भवन के मानद महासचिव प्रसेनजीत तिवारी जी और पुस्तक की रचनाकार आदरणीय माधवी उपाध्याय। आप दर्शक दीर्घा को देख रहे हैं जो कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आप प्रसेनजीत तिवारी जी का स्वागत भाषण देते हुए उनकी तस्वीर देख रहे हैं। इनका वक्तव्य आपने भाग 1 में अवश्य सुना होगा। आदरणीय माधवी उपाध्याय ने अपनी सृजन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए अपनी माता और पिता डॉक्टर हरिराम तिवारी चेतन जी के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया और सबरी पर उनकी लिखी कविता का सस्वर पाठ किया। आप सुने। पूज्य पिताजी जो आज मंच पर अपनी तरंगायमान उपस्थिति से सभागार को गौरवान्वित कर रहे हैं, उनकी साहित्यिक पुस्तकों ने मेरे भीतर साहित्य के संस्कार का बीजारोपण किया। मैं बचपन में विशेषकर उनकी काव्य कृति प्रेममयी शबरी, पंचामृत आदि के सवैयों, कवितों और गीतों को गाया और गुनगुनाया करती थी। प्रेममयी शबरी की निम्नलिखित पंक्तियां आज भी मुझे आह्लादित करती हैं। सुने। दर्शाकुल आंखों की आंसू पगा में दया तरणी को बहाओगे तुम, अति दीन अपंग अशक्त मलिन को बाहर थमाए चढ़ाओगे तुम। हरि राम पुकारे सदा दुखिया, रघुनंदन आओगे आओगे तुम, रघुनंदन आओगे तुम। और यही ये पंक्तियां हैं जो माधवी जी ने अपने पति, जेठ, पुत्री और पुत्र के प्रति समस्त परिजनों, साहित्यकारों के प्रति आभार व्यक्त किया और पुस्तक से ली गई अपनी एक कविता का सस्वर पाठ किया। आप सुने।
कैद करो ना अब बंधन में, खुला छोड़ दो नील गगन। कैद करो ना अब बंधन में, खुला छोड़ दो नील गगन। चोटिल हो गए पंख हमारे, बंद पिंजरे के गहरे गहन। कैद करो ना अब बंधन में, खुला छोड़ दो नील गगन। आकुल अंतर की आंगन में, हम कैसे उड़ान भरें, हम कैसे उड़ान भरें। रंग बिरंगी फुलवारी में, दाना चुग हम गान करें, दाना चुग हम गान करें। कैद करो ना अब बंधन में, खुला छोड़ दो नील गगन। आगे सुने। डाली डाली पात पात पर, छत पर घर के मंदिरों पर, छत पर घर के मंदिरों पर, यहाँ वहाँ यूं फुदक फुदक कर, यहाँ वहाँ यूं फुदक फुदक कर, पुलकित रहते हम पेड़ों पर, पुलकित रहते हम पेड़ों पर। कैद करो ना अब बंधन में, खुला छोड़ दो नील गगन। मुक्त करो अपने भी सपने बच्चों के, परिवार होता संपूर्ण। अब देखिए कैसी कल्पना है कि एक पक्षी जिसे हम कैद करके रखते हैं पिंजरे में, सोचिए उसकी कितनी, उसकी पीड़ा को, मर्म को समझने के लिए भी वैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उस पिंजरे में वो कितना तड़पता है। तो इसी का चित्रण मैं करती हूँ कि वो भी कल्पना करता है कि मेरे भी प्यारे प्यारे बच्चे होते, मेरी भी छोटी सी नींद होता। तो अपने भी सपने बच्चों के, परिवार होता संपूर्ण, परिवार होता संपूर्ण। धुंधली यादों की नींदों में, सपना हो अब कैसे पूर्ण। समारोह की अध्यक्षता कर रहे हिंदी और भोजपुरी के लब्ध प्रतिष्ठ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरिराम त्रिपाठी चेतन जी ने साहित्य सृजन के लिए युवा पीढ़ी को संदेश और सीख देते हुए कहा। संदर्भ में मंच पर उपस्थित माननीय रघुवर दास जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश, और सभी दिग्गजन, सम्मानित नगर के सम्राट, माननीय सामने उपस्थित हिंदी और भोजपुरी के साहित्यकार, और इस इधर बैठी हमारी तमाम बेटियां, बहनें, माताएं कोई नजर नहीं आती। मैं 84-85 वर्ष का हो गया, मेरी माता
पता पहुंच जाए, स्मरण करने का पहले है। और सौभाग्य है मेरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड प्रदेश में मेरी 2700 अभी तक रजिस्टर्ड बेटियां। मैं इतनी पुत्रियों का पिता हूं, एक पुत्री का पिता नहीं। अभी और कितना जन्म देंगी जब तक मेरी सांस चलती रहेगी। तो आप सभी को आशीर्वाद, शुभकामना। शून्य से पूर्ण होना ये सबकी अभिलाषा होती है। एक शून्य भी चाहता है कि मैं 100 बन जाऊं, अंक का स्वरूप धारण कर लूं। एक शब्द चाहता है कि मैं युवा रचनाकार पहली बात कि जल्दीबाजी न करें, बहुत जल्दी बहुत तेज न चले, गंभीरता पूर्वक पैर रखें और ध्यान रखें कि काव्य का साहित्य के मूल 3-4 सिद्धांत हैं। पहला है कि आप रचनाकार का अनुभूति के रूप में संघनित हुआ है कि नहीं। जीवन में अनुभव सबको होता है, अनुभूति किसी कम लोगों को होती है, और रचनाकार को होती है, काव्यकार को होती है, कवि को होती है। इसलिए कवि को कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा जाता है। कवि स्वयंभू होता है, उसको ब्रह्मा का पद दिया जाता है। तो कवि को हमेशा सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का अनुभव केवल मेरे जीवन का अनुभव नहीं है, वो मेरे पहले वाली पीढ़ी का अनुभव भी है। मेरी माँ भूल होने पर मुझे डांटती थी, यह एक अनुभव हुआ, और मेरी संतान मेरे सामने गलती करती है तो मैं भी डांटती हूँ, यह दूसरा अनुभव हुआ। और हमारे पड़ोसी के बच्चे भी भूल करते हैं तो वो लोग भी डांटते हैं, ये घना अनुभव हुआ। और पूरे समाज की ऐसे अनुभव को जब एक जगह इकट्ठा कर दें और अपने जीवन में भूलने लगे और ऐसा भूल करके अनुभूति का रूप ले, तो वो कविता के रूप में छू जाना चाहिए। कविता अनुभव का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है, संवेदना का विषय है। इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि शब्द को बड़ी सावधानी से जगह पर रखना चाहिए। हमारे साहित्य में, भारतीय वाङ्मय में मनीषियों ने, चिंतकों ने, जिन्होंने बहुत गहरा चिंतन किया है काव्य के विषय में, कविता के विषय में, उनका कहना है कि शब्द नियुक्त किया जाता है, शब्द का नियोग होता है, आरोपण नहीं होता है। रचना में शब्द नियोग होता है, कहाँ किस शब्द को रखें, कहाँ रखने योग्य कौन शब्द है, कविता का यह विषय है। शब्द इतना मार्मिक होता है, शब्द में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो ब्रह्म को भी रूप देता है, ब्रह्म का भी गठन कर देता है, ब्रह्म के आकार को बता देता है। परमात्मा ऐसा होता है, शब्द से ही बताया जाता है। परमात्मा ऐसा होता है, शब्द से ही समझाया जाता है। तो शब्द को बड़ी सावधानी से, बड़ी परख के साथ, बड़ी जांच करके कहाँ बैठाना चाहिए, कहाँ रखने लायक शब्द है, शब्द नियुक्त करना चाहिए, शब्द का नियोग करना चाहिए, और शब्द नियोग की सामर्थ्य इकट्ठी करनी चाहिए, संकलन करना चाहिए। कभी कर्म इतना हल्का नहीं है। कविता की गति के बारे में उन्होंने कहा, पीठ का प्रयोग करना चाहिए। सीधे सीधे आप कोई बात नहीं कर सकते।
गतिपूर कविता सरित की, जो सरित का हमने बात की, कविता की गति होती है नदी के कटाव की तरह, वो सीधे नहीं प्रवाह चलता है। कभी कविता का प्रवाह बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जैसे नदी चलती है उस तरह से सर्पा का। तो बिंब और प्रतीक का प्रयोग जरूर कविता में करनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी की कविताओं में इसका अभाव, अनुभव का अभाव और प्रयोग का अभाव मैं देखता हूँ। ये बात बड़ी असरने वाली है। बिंब और प्रतीक को पहले समझ लें। बिंब कवि की, समाज की, जीवन की चित्रात्मकता है। संपूर्ण जीवन का वो चित्र एक बना देता है बिंब। जैसे चंद्रमा आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा है और नदी में यदि उसका बिंब पड़ता है तो एक चंद्रमा नहीं, 1000 चंद्रमा लहरों के माध्यम से पैदा हो जाता है। तो एक कवि जो कह रहा है उसकी प्रतिध्वनि समाज में और समाज के जीवन में विकसित हो जानी चाहिए, चित्रित हो जानी चाहिए, साकार हो जानी चाहिए। इसलिए बिंब का प्रयोग कविता में बहुत जरूरी है। तो बिंब को साधना चाहिए और प्रतीक विधान बड़ा आवश्यक है आज के कविता में। कविता में बिंब और प्रतीक नहीं रहेगा तो कविता खोखली हो जाएगी। वो बिना, कैसे कहते हैं हमारे मंच संचालक, सेना से सेवानिवृत्त है, क्या कहते हैं वो ऐसे जो आपको करते हैं उसमें नहीं रहता है तो कहते हैं कि भूखा है, उसमें कुछ है नहीं, है तो है करने पर चोट करेगा। शब्द में भी एक गोली होती है, वो प्रतीक की गोली होती है, वो बिंब की गोली होती है, वो अनुभूत की गोली होती है और वो चोट करती है। जीवन को संभालने के लिए और जीवन को बिखरने से बचाने के लिए कविता का प्रयोग होता है। इसलिए बिंब और प्रतीक का प्रयोग कविता में नई पीढ़ी को साधना चाहिए और ये साधने की चीज है। पांचवी चीज कहना चाहता हूँ कि भाषा के प्रति सावधान रहिए। भाषा पर नियंत्रण कीजिए। भाषा नियंत्रित हो जाएगी तो कविता बिखरी बिखरी रहेगी। और जो गेय पद है जिसको गा करके आप श्रोता को सुनाते हैं, रिझाते हैं, उसमें बड़ा खतरा है। संगीत और गीत में फर्क होता है। संगीत में स्वर से आप सम पर जाते हैं और कविता में शब्द के द्वारा ही आप यति पर जाते हैं। वहां सम नहीं है, संगीत में सम और शून्य है और कविता में जति और गति होनी चाहिए। तो हर गति पर पूर्ण ज्ञान होता है और शब्दों के द्वारा होता है। शब्दों के स्थान पर आप स्वर से चाहेंगे कि वहां पहुंच जाए तो ऐसा नहीं होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। तो कविता करते समय इन सारी बातों पर कि हमें गा करके तो गीत सुनाना ही चाहिए। गीत के भी कई विधाएं हैं, जैसे गीत है, गीति है, नवगीत है, बहुत तरह के गीत के प्रकार हैं। तो गीत गा करके जब सुनाते हैं तो कभी बचे रहिए, गा करके स्वर के द्वारा गति तक पहुंचिए। शब्दों और मात्राओं का सहारा लेकर ही वहां पहुंचा जाता है। ये थोड़ी सी बातें हैं, सबके लिए कहता हूँ, पूरी युवा पीढ़ी के लिए कहता हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहता हूँ। बाकी कविता राष्ट्र को समृद्ध बनाती है, ऐसे ही कुछ विचार उन्होंने प्रकट किए। समृद्ध हो जाएगी और कविता राष्ट्र को समृद्ध बनाती है। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ में देना तुमसे, जिस मातृ रूप को शीश चढ़ाने जिस सब जाने भी रहने। यह जो कविता की तासीर थी वो इस देश से गायब हो गई। लोकार्पित पुस्तक के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि ये शीर्षक ही कवि कवित्री के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, साहित्यिक जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करता है कि इस तरह से चलना होगा। एक दर्द राष्ट्र के प्रति, एक दर्द जीवन के प्रति,
एक अनुभूति अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने लोगों के प्रति कविता का विषय होना चाहिए और ये कट लेना चाहिए। पपीहा का प्रण, पपीहा की पुकार का एक साहित्यिक अर्थ यह भी है और बहुत कुछ है। मैं इतना कह करके अनुभव दाता की पपीहा को, रचनाकार कवित्री माधवी को और कवित्री ने जिन जिन का नाम लिया इसमें सहयोग करने का, उन सबको मैं आशीषता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनकी वृद्धि की कामना करता हूँ कि वो आगे बढ़े, लेकिन तासीर पैदा करने करता हूँ। बिना तासीर की कविता में, बिना ऊर्जा का कुछ नहीं होगा। वो तासीर पैदा करनी होगी, तो ये गलती न हो जाए कविता के माध्यम से, कविता के द्वारा कहीं ऐसी भयंकर भूल न हो जाए जो जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर दे। एक भूल याद भूल जाने को एक उम्र कम है, पर एक भूल काफी है उम्र भर हो जाने। ऐसी भूल न हो, इसलिए ये नायकत्व तो डॉक्टर संध्या को अपने हाथ में लेना चाहिए कि आगे बढ़कर के एक कसौटी बने, हर शहर में एक कविता की कसौटी बने, एक मानदंड बना करके, और बिल्कुल निर्भय भाव से एक दूसरे का कहीं भूल है उसको सुधारिए, सुधार करके कभी स्टेज पर लाने दीजिए। चुपचाप बने बने मने बंगाली साधक लोग कहते हैं कि साधना कोने कोने मोने, किसी कोने में खो हमें साधना होती है, मन ही मन साधना होती है, वो प्रदर्शन नहीं है। तो वन में किसी गुफा में एकांत में अपनी कविता का सुधार आपस में बैठ कर लिया करो, जो एक दूसरे से जिस सीनियर है उनसे दिखा करके। गुरु की धारणा भूलो मत। अभी भी आज भी भारतीय संगीत में गुरु की स्थापना है, गुरु परंपरा है, लेकिन कविता की गुरु परंपरा समाप्त हो गई, तो कविता उतनी कमजोर हो गई, क्योंकि कविता का अनुशासन खत्म हो गया। मैं बस ये कहूंगा कि बहुत बढ़िया है, आशीर्वाद देता हूं कि ये गति आगे बढ़े और प्रवणता से बढ़े और पूरे जीवन को समेटने वाली कविता हो, और ये हो भी इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं मंगल कामना देता हूँ। कार्यक्रम के अंत में साहित्य समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री यमुना तिवारी व्यथित जी ने अपने काव्यात्मक अंदाज में धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के बाद ली गई सामूहिक तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तुलसी भवन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं कार्यक्रम के एक और वीडियो ऑडियो के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।